हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय परमजीत कुमार में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कल भी हमने डिस्कस कराया था जीडी का क्वेश्चन, और जीडी का क्वेश्चन आज भी लेके आए हैं आपके बीच। बस फर्क सिर्फ इतना है, कल 10 जनवरी का शिफ्ट 1 डिस्कस किए थे, आज शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आवाज वगैरह सही जा रहा है, एक बार बता दीजिए। आवाज सही हो तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे ना। एकदम आवाज सही है। देखिए, आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन है हमारे बीच 20 क्वेश्चन है, क्योंकि एक शिफ्ट में 20 ही क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार 20 ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को भेज देते हैं ना, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? वही है जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, मैथ्स बाय प्रेमजीत कुमार। सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आ जाएगा। अगर सर्च करने से नहीं आ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप के वीडियो के डिस्कशन में डिस्क्रिप्शन में होगा दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले खुद से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ज्यादा समय हो जाता है इधर उधर की बातें करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का क्वेश्चन है। कह रहे उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है 8 और 40 है। एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है? 40 है। सभी को पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर और गुना का सेकंड नंबर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर और गुना का सेकंड नंबर। कह रहा है यही दो नंबर का गुणनफल ज्ञात करना है। एलसीएम दिया हुआ है 40 और एचसीएफ दिया है 8, तो गुना करेंगे 320, यानी दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। कह रहे उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समावर्तक 8 एवं लघुत्तम समावर्तक 40 था। इसको ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था, फिर भी दे दिया, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, 320, 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिखा नहीं, इधर नहीं दिखा रहा? चलिए, अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एलसीएम का ही क्वेश्चन है। देख सकते हैं एक ही शिफ्ट में एलसीएम एचसीएफ का 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। कितना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है उनका महत्तम समावर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 112 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। हाँ, दे दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दैट मीन्स दो संख्या का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का कितना गुना है? 15 गुना। एचसीएफ को यदि x मानेंगे तो इसके एलसीएम को 15x मानना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये भाई 15 गुना है। आगे बोला गया कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 112 है। हमारे अनुसार अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 16x, और इसी का वैल्यू दे दिया है कितना? 112। तो x बराबर होगा 16 को 12 से काटिएगा तो हमको लग रहा है ना 7 बार में 16 बरियोत्तल से कट जाएगा। x का वैल्यू 7 आया, इसका मतलब एचसीएफ बराबर कितना आया? तो एचसीएफ बराबर 7, और एलसीएम बराबर कितना होगा? तो कहेंगे सर 15 गुना 7 ना। पहली संख्या दे दिया है, सो ये पहली संख्या नहीं, एक संख्या दे दिया है 49, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या को x मानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होना चाहिए? एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ तो 7 है, एलसीएम में 15 गुना 7 होगा। यहाँ से काट दीजिएगा, 7 को 7 से काटिएगा, 49 से 49 कट जाएगा। x बराबर कितना आया? 15, यानी दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 15 होगा। दूसरी संख्या 15 होगा। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एलसीएम से कुछ नहीं होता, लेकिन एचसीएफ से बहुत सारा जानकारी निकलता है। एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट नंबर में भी होता है, सेकंड नंबर में भी होता है, एलसीएम में भी होता है, और इसके गुणनफल में भी होता है, अंतर में भी होता है। आप कहेंगे सर पहला संख्या 49 था, ये प्रश्न पहले समझ में आ गया ना? इसका जवाब ये होगा। अब इसमें कुछ हम बातें बताना चाहते हैं। आपके मन में एगो डाउट होगा कि सर ये देखिए एचसीएफ इसका 7 है ना, इसका एलसीएम है 15 गुना 7, दैट मीन्स 105। एलसीएम कितना है? 105। पहला संख्या 49 है सर, दूसरा संख्या आप 15 निकाल दीजिए। एचसीएफ 7 है तो पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों में 7 होना चाहिए ना। बिल्कुल आपका कहना सही है, गलत बात है नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में भी ऐसा देना चाहिए था। क्वेश्चन में होना चाहिए ये 7 गुना 7, और ये होता है कितना? 15 गुना 3 गुना 5।
पहली संख्या 21 देना चाहिए, दूसरी संख्या 35 देना चाहिए। इसमें पहली संख्या नहीं दिया, क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया सेट किया, इनमें से एक संख्या दे दिया, एक संख्या 49 है, दूसरा संख्या निकालिए, उसके गुणनफल को ही देखना है आपको। ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, हम आपका कमेंट देखने के लिए रेडी हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। यानी ये सक्सेसिव वाला काम हुआ कि कोई संख्या 350 था, कहेंगे हाँ सर, पहले इसमें 20% का वृद्धि किया, दैट मीन्स अपने आप का 120% किया होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। और फिर ये बढ़ने के बाद छोड़ा नहीं, फिर 25% क्या किया, घटा दिया, मतलब 100 में से 25 घटाया होगा तो 75% इसको कर दिया होगा। बस इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। 350 गुना 120 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे डबल जीरो, गुना 75 बटे प्रतिशत हटेगा तो नीचे डबल जीरो। सॉल्यूशन करते हैं भाई, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, बिल्कुल। उसके बाद जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 12 3 बार में, और उसके बाद ये जीरो से ये जीरो खत्म। यानी 35 का गुना करना है किससे, 9 से। 35 का गुना 9 से कीजिएगा, 9 पचे 45, बाकी 4 9 तिया 27 और 4 31, 315 इसका राइट आंसर हो जाना है। काफी आसान क्वेश्चन है ये प्रतिशत का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रतिशत का ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक, ये देखिए एक कंसेप्ट लगेगा, इस कंसेप्ट को पहले समझाते हैं। होता ये दुकानदार क्या करता है ना कोई सामान खरीद के लाता है कहीं दूसरे जगह से, तो वो उसके लिए सीपी होता है, दुकानदार के लिए क्या हुआ, सीपी। और वो खरीद के लाता है, घर पे बैठ के बैठे बैठे रात में क्या करेगा, उस पर एमआरपी यानी कुछ ना कुछ मार्क चिपकाएगा। जैसे मान लेते हैं 100 रुपया में खरीद के लाया, आप कहेंगे हाँ सर, और इस पे लिख देगा 150 रुपया कि हमने 150 रुपया 150 रुपये में खरीद के लाया। और इसके बावजूद भी बोलेगा कि हम तुमको छूट पे जाओ बेचते हैं। बड़ा निर्दयी है दुकानदार, दयालु है, निर्दयी नहीं। क्या करेगा, 100 में खरीद के लाएगा लेकिन उससे अधिक दाम अंकित कर देगा और उस पर कुछ ना कुछ आपको छूट देगा। यानी कह सकते हैं सर, सीपी में लाएगा और उससे ज्यादा यानी कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ा के अंकित करेगा और उस पर डिस्काउंट देगा ना। बढ़ा के अंकित करेगा तो इसको एक्स मानते हैं, कि बढ़ा के अंकित करना मतलब इसको x% बढ़ा के अंकित किया और इस पर डिस्काउंट दिया, तो फाइनली उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। मान लेते हैं 120 में बेचा जा रहा है, 120 या 135, 135 में बेचा जा रहा है, मतलब 150 का सामान 135 में बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं, 10% का क्या हुआ, छूट दिया गया। और 100 का सामान 150 लिखा जा रहा है, मतलब 50% बढ़ा के लिखा जा रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ना, देखिए प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, तो देख रहे हैं 100 से 135 में बिक रहा है, मतलब 35% का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। हुआ क्या, 100 में खरीदा, 150 अंकित किया और 150 पे 10% का छूट देके 135 में बेचा, और इस प्रकार से फाइनली उसे 35% का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम समझा रहे हैं कि इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, हर एक लड़का इस सक्सेसिव का फॉर्मूला जानता होगा। यही सक्सेसिव पे आप बैठा दीजिए, जो बढ़ाता होगा उसको प्लस, जो घटाता होगा उसको माइनस, ये 100% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत आ जाएगा। ये प्रश्न में वही है। प्रश्न में कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य पे खरीद के लाया ना उस पर 15% बढ़ा के अंकित किया, यानी ये एमआरपी उस पर बढ़ा के अंकित किया। उसके बाद फिर भी 20% का छूट देता है और एमआरपी पे कितना परसेंट का छूट दिया, 20% का छूट दिया। तो फाइनली इसको कुछ ना कुछ रुपए में बेचा होगा, तो कुछ ना कुछ का उसे फायदा हुआ। ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए ये दोनों पे सक्सेसिव लगाते हैं, ये बढ़ा के अंकित किया प्लस, डिस्काउंट दिया तो माइनस, लगा दीजिए सक्सेसिव। प्लस 15 माइनस 20 और माइनस का 15 गुना 20 बटे 100। ये माइनस कैसे हुआ पता चला, यहाँ प्लस होता है, जबकि माइनस 20 से गुना हुआ तो ये माइनस बन गया, और बटे का 100। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5, कहेंगे हाँ सर, 15 में से 20 में से 15 जाएगा माइनस का 5, और 20 को काटेंगे 100 5 बार में, 5 को काटेंगे 3 बार में, और इस प्रकार से 8% का क्या हुआ, माइनस। मतलब माइनस में आंसर ना खोजने लगिएगा कि माइनस में नहीं मिल रहा है, गलत। माइनस मतलब होता है हानि हुआ, क्या हुआ, हानि, यानी 8% का उसे क्या हुआ, हानि हुआ, उसे हानि ही पूछा जा रहा है, समझे। माइनस में आ गया, ये नहीं कि माइनस नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया, नहीं।
प्लस में आएगा तो उसका अर्थ हुआ कि प्लस में आया तो इसका अर्थ है उसे लाभ हुआ, और माइनस में आया तो इसका अर्थ है उसे हानि हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न में उसे क्या हुआ, हानि हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितने हैं ये, 5। देखिए कह रहे हैं इससे शॉर्ट, यही तो शॉर्ट है, इससे लॉन्ग जाइएगा तो फिर जानते हैं क्या होगा, सक्सेसिव ही द शॉर्ट मेथड है। अगर इससे लॉन्ग जाना चाहते हैं तो ये बनाने का तरीका ये है। रियल में अगर बनाना चाहते हैं तो उसको क्रय मूल्य क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ ना। तो देखिए कोई व्यक्ति क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, और 100 में से कितना बढ़ा के अंकित किया, 15% बढ़ा के अंकित किया, यानी अंकित किया 115, और इस अंकित मूल्य पर छूट दिया कितना परसेंट का, 20% का। तो 115 का 20% छूट दिया, मतलब कितना में बेचा होगा, 80% में। समझे ना। तो ये हुआ क्रय मूल्य, ये हुआ विक्रय मूल्य। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो उसके लिए सीपी से एसपी का क्या लिखेंगे, रेशियो। ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ, 115 और गुना 80, प्रतिशत लगाना है तो नीचे डबल जीरो, रेशियो लिख लीजिए। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर। फिर ये कटेगा कितने से, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 23 बार में। फिर ये 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा 5 बार में। इधर गुना होगा 50, 50 का समान 46 में, या कह सकते हैं 50 का दुगुना 100 का समान 46 दूनी 93 में। तो कितना परसेंट का उसे लॉस हुआ, 8% का। ये हुआ बेसिक से बनाने का तरीका। सक्सेसिव से बनाएंगे एक बार में, 15% का फायदा 20% का लॉस, माइनस का 15 गुना 20/100। ये डायरेक्ट उसे करेंगे माइनस का 5 और माइनस 20 पंचे का 100, 5 से काटेंगे 3 बार में माइनस। अब आपके हाथों में जितना स्पीड रहेगा कलम का धार, उतना स्पीड से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक टेबल फैन को इतना रुपए में बेचने से उसे इतना रुपए की हानि होती है, होने वाली हानि से 10%, 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। काफी खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझे आप, एक बार समझाते हैं। ये एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है कि कोई व्यक्ति क्रय मूल्य यहाँ पे फिक्स है ना, कि इतना में खरीदा। क्रय मूल्य तो हमेशा फिक्स ही होता है। मान लेते हैं ये मार्कर है, इसका क्रय मूल्य फिक्स है। क्या करता है ना, सपोजिशन करता है, यानी सोचता है कि अगर हम इस सामान को 100 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, इसे 200 रुपए में बेचने से जितना लाभ हुआ, इसका मतलब उसने 50 150 में खरीदा होगा, ताकि इधर 50 का हानि हुआ और इधर 50 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी 100 में बेचने से जितना हानि होता है, 200 में बेचने से लाभ के बराबर है। 50 रुपए का हानि हुआ तो 50 रुपए के लाभ यहाँ हो रहे हैं। ये क्रय मूल्य निकालने का तरीका जानते हैं, ये नहीं देगा आपको, डायरेक्ट ये देगा कि 100 रुपए में बेचने से जितना हानि हुआ 200 में बेचने से लाभ के बराबर है, और ये 150 निकालने का तरीका हम बताते हैं। ऐसे निकालिए कि देखिए दोनों में कितना का अंतर है, कहेंगे सर दोनों में 100 का अंतर है। कितना का, 100 का अंतर। जबकि डाटा में रेशियो में कितना का अंतर है, कह रहे जितना का फायदा हुआ उतने का लॉस हुआ। मान लेते हैं एक्स का फायदा हुआ और लॉस भी कितना का हुआ, ये एक्स का फायदा हुआ और लॉस भी कितना का हुआ, एक्स का हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंट है, जानते हैं, एक्स और एक्स, 2x का डिफरेंट है। एक्स फायदा और एक्स लॉस, यानी 2x का वैल्यू दिया है कितना, ये। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x का वैल्यू 50 होने का अर्थ है 100 में से 50 जोड़िए तो क्रय मूल्य पे जाएंगे, या 200 में से 50 घटाइए तो आप क्रय मूल्य पे जाएंगे ना। तो इस प्रश्न को भी करने का जो बेसिक तरीका है वो यही है। कह रहा है एक व्यक्ति 2827.06 इतना रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 2230 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 14% अधिक है। यानी 2807.06 में बेचने से जितना लाभ होता है, उसे 2230 रुपए में बेचने से होने वाले हानि से 14% अधिक है। हानि से 14% क्या है, इसका मतलब वो क्रय मूल्य फिक्स है। अगर हानि 100 हो रहा है, हानि 100 हो रहा है तो लाभ कितना होगा, 114 होगा। 14% अधिक है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक टेबल फैन को इतना रुपए में बेचने पर, इसे इतना रुपए में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ है। यानी हानि अगर 100 रुपए का हो रहा है तो लाभ कितने का होगा, 114 का होगा। देखिए यहाँ पे रियल डाटा में कितने का डिफरेंट है, वो डिफरेंट निकालिए, और यहाँ से डिफरेंट निकालिए, इसका तुलना कर दीजिए। उसके बाद 100 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा ना। क्रय मूल्य निकालने के बाद कह रहा है कि यदि इसे 14% लाभ पे बेचा जाए तो आप कुछ ना कुछ क्रय मूल्य लाइएगा निकाल के। कैसे, जैसे पहले किए थे उसी प्रकार, सिर्फ वहां एक एक था, यहाँ पे 100 और 114 है, उस प्रकार से 224 214 हो जाएगा डिफरेंट, और यहाँ से डिफरेंट को बराबर करेंगे, 100 का वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ दीजिएगा 2200 में। तो कुछ ना कुछ क्रय मूल्य लाइएगा, और क्रय मूल्य पे 114% का लाभ, क्योंकि 14% का लाभ निकालना है, इसका मतलब अपने आप का 114% करना है। कहेंगे हाँ सर।
अब सीपी ये हुआ गुना का 114 करने जाइएगा मतलब 57/50। समझ पाए इस बात को? 114/100 मतलब 57/50। अब इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे। कैसे? सर 57 से कटे, ये 57 से गुना होने का अर्थ है 57 नीचे में कटेगा भी तो नीचे में किसी से, क्या ये 50 से कट सकता है? नहीं कट सकता। इसका मतलब जो भी सीपी है उससे गुना होगा उसमें 57 का मल्टीपल घुसा रहेगा ना। और 57 दो चीजों से बनता है, एक 19 से और एक 3 से। इसका मतलब 3 का मल्टीपल भी होगा और 19 का मल्टीपल भी होगा। जांच करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। सबसे पहले देखिए 3 का मल्टीपल 9, 8, 17 और 2 19, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। छोटा छोटा डाटा पहले चेक कीजिए इसको। 5, 4, 9 3 बार है, हाँ 3 का मल्टीपल है, इसे रहने दीजिए। ये देखिए 5, 4, 9 और 4 13 और 8 21, 21 और 2 23। नहीं सर, ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये देखते हैं तो 2, 8, 10 और 6 16, 2 18, 6 24। हाँ सर, ये 3 का मल्टीपल है। अब जांच करते हैं कौन सा 19 का मल्टीपल है। जो 19 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, जो नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। सबसे पहले 30, चेक करने का तरीका इधर कोना में लाके चेक कीजिए। 3045 और इसको भागा लगाएंगे किससे? 19 से। 19 एका 19 कहेंगे, हाँ सर 19 एका 19 और ये बचा 1 1 और 4, 19 छक 14। हाँ से सर ये कट गया, शेषफल कितना बच गया? 5। इसका मतलब ये 19 से नहीं कट रहा है। जब 3 गो ऑप्शन कट जाए तो ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा, अब इसका बेसिक से ही बनाते हैं तब समझिएगा आप। डाटा हालांकि इतना कैलकुलेटिव है कि बेसिक से बनाने में डर लग रहा है। चलिए आते हैं बनाते हैं इसको। इतना में बेचने से जितना फायदा हुआ, इतना में बेचने से जितना फायदा हुआ, इतना में बेचने से हानि से 14% क्या है? अधिक है। यानी कह सकते हैं सर 28 और 27.06 बट्टे का 22 30, ये अंतर कितने का है? दशमलव का 0 6 7 और ये 9, यहाँ से हो जाएगा तो 5, 597 का अंतर है। जबकि यहाँ देख रहे हैं कितना का अंतर है? कहेंगे 214 का अंतर है। यानी 214 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू नहीं, डायरेक्ट 100 का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकलेगा 100 का वैल्यू सर? इसको निकालने के लिए 597.06 बट्टे कर देंगे 214 और गुना कर देंगे 100 से। ये डायरेक्ट 100 का वैल्यू आएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर ये 100 का वैल्यू आएगा। चूंकि ये 100 को अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा ना। 59706 और अपन का हो जाएगा 214। अब इसको काटिए। इतना टफ दिया है ना कि उसका कोई व्याख्या ही नहीं है। काटते हैं, 2 से काटते हैं 1 0 और 7। इसको 2 से काटते हैं 29 दूनी 58, 8 दूनी का 16, 5 दूनी का और ये 3 दिया ये मल्टीपल से करने के लिए। अब 107 एक प्राइम नंबर होता है, बताइए इसको कैसे काटें? डायरेक्ट 107 से भागा देना पड़ेगा। भागा फिर देते हैं इधर साइड में लाके। 2 9 8 5 और 3, इसको भागा किससे दिया जाए? 107 से। 107 दूनी 214, बहुत बढ़िया। 4 8 और ये कितना हो जाएगा? 5। 8 बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में करते हैं ना। 7 सती का 49 और 7 कितना बचेगा? 9। 6 बचेगा यहाँ से सर और यहाँ से बचेगा 9 और ये उतर जाएगा 3। हाँ 7 बार में नहीं, 9 बार में कट जाएगा। यानी इसको काट रहे हैं तो कितने बार में कट गया? 279 बार में कट गया। तो ये 100 का वैल्यू आया 289। इसका मतलब इसमें अगर 289 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्या क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें से कितना जोड़ना पड़ेगा? 279, 9 7 3 10 और 5 और 2, 2500 कितना हो जाएगा? 9। अब 2509 का समान पे कितना फायदा लेना है? 14%। 14% मतलब 114/100 कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा ना। अब यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 चौका 36 और लास्ट में दो, नीचे 2 जीरो है मतलब 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। 6 के साथ 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए जिस ऑप्शन में यहाँ पे देखिए है, ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, या फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बढ़िया था वो। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट देने की घोषणा किया। रिवान ने 810 रुपए बचाना चाहता है। कितना बचाना चाहता है? 810 रुपए। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदने चाहिए ताकि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य, जबकि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोई 100 रुपए का सामान है और हर सामान पे आपको 5 रुपए का छूट मिल रहा है और आपको, आपका मन है कि हम 20 रुपए का छूट लेना चाहते हैं, तो सामान में ज्यादा खरीदना पड़ेगा ना। एक सामान खरीद रहे हैं 100 रुपए का तो 5 रुपए का छूट मिल रहा है आपको।
20 रुपए का छूट लेना है तो आपको 400 का सामान खरीदना पड़ेगा कि नहीं, 4 को सामान खरीदना पड़ेगा कि नहीं। वही क्वेश्चन है कि इसका अंकित मूल्य है 540, ए को खरीदिएगा तो मिलेगा आपको 30% का छूट। दैट मीन्स 540 का 30% कितना होता है, प्रतिशत मतलब नीचे डबल जीरो कट जाएगा, ये 4 तिया का 12, 5 तिया 15 और 116, 162 रुपए का छूट मिलेगा जब एक सामान खरीदेंगे तब। लेकिन हमें कितना छूट लेने का मन कर रहा है, 810 रुपए का छूट लेना है तो सामान भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा। 162 का अगर x को सामान खरीदिएगा तो मिलेगा 810 रुपए का छूट। x का वैल्यू निकालिएगा 810 और बटे का 162 काट दीजिएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 को सामान खरीदिएगा तब मिलेगा आपको कितने का छूट, 810 का छूट मिलेगा। एक सामान खरीदेंगे तो केवल 162 का ही छूट मिलेगा, 5 सामान खरीदेंगे तो 162 गुना 5 यानी 810 रुपए का छूट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा क्वेश्चन। किस कंपनी का क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार 12% के लाभ पे, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ढेर सारा पूछता है, देख रहे हैं खाली प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है ना। और ऐसा नहीं हल्का क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ से केवल प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 12% के लाभ पे सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कहानी है। हम एक बार समझाते हैं डिसऑनेस्ट क्या होता है। डिसऑनेस्ट मतलब हुआ बेईमान दुकानदार, और बेईमान दुकानदार का कंसेप्ट आपको पता होना बेहद जरूरी है। होता क्या है ना कि आप जब भी इसके प्रॉफिट या लॉस की बात बोले तो वो दुकानदार के नजरिए से सोचा जाता है, क्योंकि फायदा या लाभ ग्राहक को नहीं होता है, फायदा या लाभ पता चलता है किसको हुआ, दुकानदार को हुआ। तो दुकानदार के नजरिए से सोचिए, दुकानदार के नजरिए से आप दुकानदार के पास जाके खड़ा हो जाइए और बोलिए दुकानदार का ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ। अगर ज्यादा वजन का प्रयोग करेगा यानी 1 केजी के स्थान पे 1 किलो 200 ग्राम दे देगा तो उसे फायदा हुआ कि घाटा, कहेंगे तुरंत घाटा हुआ। घाटा जब होता है तो क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है। अरे घाटा कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो। फायदा कब होता है, जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचा जाए तब। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात हो, बेईमान दुकानदार की बात हो, तो यही वाला कंसेप्ट लगाइए। ये लिखिए क्रय मूल्य उसका और ये लिखिए उसका विक्रय मूल्य। कह रहा है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पे सामान बेचता है, कह दिया है कस्टमर को, ग्राहक को कह दिया कि देखो भाई हम इस सामान को 12% के लाभ पे बेचेंगे। कहने का अर्थ है हम 100 में खरीदेंगे तो 112 में बेचेंगे, क्योंकि फायदा लेना है ना। तो क्रय मूल्य को छोटा और विक्रय मूल्य को क्या रखना है, बड़ा रखना है। और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का प्रयोग करता है। 15% कम वजन का प्रयोग करने का अर्थ है कि 100 को हम प्रयोग ना करके 15% कम यानी 85 का प्रयोग करेंगे। 100 ग्राम प्रयोग करने का तो हम करेंगे कितना ग्राम का प्रयोग, 85 ग्राम का। तो बताइए उससे 15% कम वजन का जब प्रयोग करेगा उसे फायदा होगा कि घाटा। तुरंत कहेंगे सर फायदा होगा। तो फायदा होगा तो क्रय मूल्य को बड़ा करेंगे कि विक्रय मूल्य को, कहेंगे सर विक्रय मूल्य को बड़ा करेंगे, क्रय मूल्य को छोटा करेंगे। यानी इसके जगह पे लाइएगा 85 और इसके जगह पे लाइएगा 100। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिए और आंसर आ जाएगा ये अनुपात। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बनाने का, वो तरीका हम आपको समझाने का कोशिश किए। क्योंकि ये दोनों गुना कीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 100 से 100 कट ही जाएगा ना। अब ये 85 ये हुआ, 85 का सामान 112 में बिक रहा है, इसका मतलब उसे फायदा है। कितना का फायदा है, 15 और 12 27 का फायदा है। किस पे, 85 पे। तो आपको ज्ञात करना है कि 100 पे कितना, यानी प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100%। 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 27 दूनी 54 यानी 540 और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 17%। इस प्रकार से देखा जाए 17 तिया 51 यानी 3 बार में तो कंप्लीट कटा ना। 17 तिया 51 बचा कितना है, 3 3 जीरो यानी 30, 17 दूनी 34 ज्यादा हो रहा है यानी 31 बार में कटेगा। हाँ ये आंसर आया 31.76। पूरा नहीं काटिए, इसी प्रकार देखिए आधा करके 17 तिया 51 बचा 3 3 जीरो मतलब 30, 17 दूनी 34 ज्यादा हो रहा है यानी 1 के बार में कटेगा। 31 दशमलव समथिंग, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, ये सब एग्जाम में खूब आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये जीडी तो है तो अलग बात है, ये एसएससी बीआरएसएससी सभी में आते रहता है। अब आया क्वेश्चन मजेदार, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहे 1.5 वर्षों के लिए, अरे ये बात जानते हैं कि नहीं, 1/1/2 मतलब कितना होता है, 1.5 वर्ष होता है ना। कह रहे 1.5 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है,
228 है, यानी सी आई और एस आई का जो अंतर है वो 228 है। क्या इस बात को समझ गए? कहेंगे हाँ सर। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो, लेकिन सी आई वार्षिक नहीं है, कैसा है? अर्ध वार्षिक है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो राशि आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? यानी समय जो टाइम है 1.5 वर्ष, अब समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष नहीं होगा, 3 टाइम्स होगा, यानी 3 बार लेगा ब्याज। कितने बार ब्याज लेगा? 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 8%, वो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, और जब सी आई का बात हुआ तब। लेकिन जब एस आई का बात होगा तो एस आई में टाइम यही रहेगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष। कितना वर्ष? 3/2 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8%। चलिए, निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम 2-3 तरीका बताते हैं सी आई निकालने का। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है सक्सेसिव मेथड। वही मेथड जानना चाहिए विद्यार्थी को। ये देखिए, अब ये 3 साल के लिए, यानी 3 बार, सॉरी 3 साल के लिए नहीं, 3 बार 4% के दर से ब्याज लेगा। तो 3 बार का सक्सेसिव निकालना चाहते हैं 4% का। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बटे का 100। डर लगता होगा फॉर्मूला देख के। प्लस एक्स वाई जेड और बटे का कितना होता है? 10,000 होता है। ये फॉर्मूला देख के डर लगता होगा, कोई बात नहीं, नहीं जानना भी जरूरी नहीं है। 4% का 3 बार सक्सेसिव लगाना, एक काम कीजिए, 4% का 2 बार सक्सेसिव लगाने जानते हैं कि नहीं? 4 4 8 पॉइंट का 16, ये कैसे हुआ? 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4/100 के थ्रू, ये हो गया। अब इस पे लगा दीजिए इसका, ये दोनों का लगा दीजिए। क्या ये दोनों का लगा पाएंगे? कहेंगे हाँ सर लगा देंगे तुरंत। तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका फॉर्मूला से, वो वाला फॉर्मूला जो x प्लस वाई करके लिखे थे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4, और इस प्रकार से 3 बार, तो 3 से गुना और बटे का कितना? 100 प्लस 4 गुना 4 गुना 4 और बटे कितना हो जाएगा? 10,000। ये सी आई हुआ 3 बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 4 8 4 12 प्लस 4 चौक 16 तिया 48/100 मतलब 0.48, और प्लस का 4 चौक 16 चौका 64, और इस पे एक 10,000 लगा, इसका मतलब 0.064%। और यहाँ से देखिए ब्याज कितना बनेगा एस आई के दर से। तो कहेंगे सर एस आई के दर से 3/2 गुना 8 करेंगे तो 12% का ब्याज बनेगा। दोनों का अंतर ब्याज में कितना का है सर? 12% से तो 12% खत्म हो गया, यानी अंतर जो आएगा यही अंतर आएगा ना? हाँ, यही अंतर आएगा। और ये कितना का अंतर है? 0.4864 का अंतर है। सबसे बेस्ट तरीका यही है बनाने का। जबकि अंतर है कितना का? 228 का अंतर है। हमारे अनुसार अंतर कितना है? 0.4864 का। निकालना है प्रिंसिपल, मतलब 100 का वैल्यू निकालिए। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकालिए और आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कटाने में ना, दशमलव को उड़ाइए और इसके भी आप पे क्या क्या को जीरो? 4 को जीरो, 1 2 3 और 4 को जीरो लिख दीजिए। चलिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। काटना स्टार्ट करते हैं, 4 से काटते हैं। 12 चौका 48, 4 6 बार में, यानी 1216 बार में 4 से कटा। 4 पंचे 20 और 4 सत्ती का 28, 57 बार में ये कटा ना। आगे 6 2 8 2 10, अब ये किसी से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा इसी से। 19 तिया 57, क्या 19 से कट रहा है ये डाटा? देखा जाए तो 19 से 19, 19 पचे 95, 19 छक 14, हाँ से, हाँ सर 19 से कट रहा है। 19 छक 14 से, और इसका 19 29 19 तिया 57, 19 छक 76, 64 बार में 19 से कटा, और ये 3 बार में कटा। अब ये 64 काटेगा तो 4 से काटेगा 16 बार में, आप लोग खुद से काट सकते हैं। इसको काटेगा 25 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये भी कटेगा 25 बार में, और ये फिर 4 कटेगा कितने बार में? 25। यानी 25 गुना 25 गुना 25 गुना 3 करना है। 25 को गुना करना है 25 से, फिर गुना करना है 25 से, और फिर गुना करना है 3 से। इतना आपको करना पड़ेगा। 25 का 25 में गुना करेंगे तो 625, और इसको 3 में गुना करेंगे, 625 का 3 में गुना करेंगे 1875, और फिर इसका गुना करना है 25 से। किसी भी संख्या को 25 से गुना करना हो तो इसी को 4 से भागा दे दिया जाए। 4 से भागा देते हैं तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24, यानी आंसर जो आएगा 46 से हल्का सा बड़ा। जीरो आने का कोई स्कोप नहीं, कहानी खत्म, जीरो आने का कोई स्कोप नहीं। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, 25 25 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, या फिर पूरा गुना ही कर सकते हैं। कहेंगे सर बहुत बड़ा हो गया ना, ये गुना बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जो सक्सेसिव करने जानता है ना, सक्सेसिव लगाने जानता है, उसके लिए बड़ा नहीं है। जो नहीं जानता होगा, प्रिंसिपल को रट लिया होगा कोई कोई दूसरा विधि से, तो वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे फिर।
अच्छा, दूसरा तरीका भी है करने का, ऐसा नहीं है कि केवल एकमात्र यही तरीका है, नहीं, गलत बात है, दूसरा तरीका भी है, बहुत सारा तरीका होता है मैथ बनाने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले एस आई इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं सी आई। देखिए एस आई के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, समय कितना है 3/2, और यहाँ से सी आई के दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%, और समय कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा ना, समझे, क्योंकि अर्धवार्षिक है। आइए, क्यों ना प्रिंसिपल को कुछ ऐसा मान लें, प्रिंसिपल को कुछ ऐसा मान लें, ये होता है 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, और चूंकि प्रिंसिपल को अगर 25 का क्यूब मान लिया जाए तो ट्री मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, कहेंगे हाँ सर ट्री मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर भी तो कैलकुलेशन जाएगा ही जाएगा, 25 का क्यूब कीजिएगा तो फिर दिक्कत करेगा आपको, है ना। उससे अच्छा ये मेथड होता है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बड़ा भारी रहता है। जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लिया। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए देखिए इस प्रश्न को, नहीं समझ में आया? सक्सेसिव अरे सक्सेसिव समझ में नहीं आया, अरे सक्सेसिव समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सक्सेसिव का नॉलेज होना होता है ना। कॉस्ट, ये जो सी आई जो होता है ना, ये देखिए सी आई जो होता है वो हर एक साल ब्याज पे भी लेता है और प्रिंसिपल पे ले, यानी पहला साल तो प्रिंसिपल पे ब्याज लेता है, लेकिन दूसरा साल तो प्रिंसिपल पे भी लेता है और इसके ब्याज पे भी लेता है, यानी कह सकते हैं अमाउंट पे लेता है। ये हर साल सक्सेसिवली बढ़ता है, यानी लगातार बढ़ता है, इसीलिए इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देते हैं। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं 9 नंबर। कह रहे जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लिया, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में, बताइए 4 वर्ष का इतना टफ हो जाता है ना, बिना आप सक्सेसिव से कीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ, बता नहीं सकते कि इतना टफ होगा। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान लिखा है 10% तो इजी हो जाएगा। 46.41 सक्सेसिव निकालेंगे, बहुत बढ़िया। जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कुछ राशि उधार लिया, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपया भुगतान करके अपना ऋण चुका लिया, अपना उधार क्या किया, चुका लिया, इसका मतलब ये पैसा उसका क्या है, कहेंगे सर ब्याज है, नहीं, ब्याज के साथ साथ जो पैसा लिया था दोनों है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है ना, ये क्या है, अमाउंट है, उसने चुका दिया। तो उसने कितनी राशि उधार लिया था, 10% के दर से 4 बार ब्याज लेने जाएगा तो 10% का 4 बार सक्सेसिव लगेगा ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सबसे पहले 4 बार का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 3 बार तक होता तो देख लेते। तो दो दो करके लगाइए, 10-10 पे लगाइएगा तो 21%, कैसे, 10+10+10 गुना 10/100 के माध्यम से ना, A+B+AB/100 के माध्यम से। आगे ई दोनों पे भी लगाइएगा तो कितना परसेंट आएगा, 21%। अब ये दोनों फाइनल लगाइएगा तो 21-21 42, और प्लस का 21-21 441 और बट्टे का 100, यानी 4.41 जुट जाएगा, हो जाएगा 46.41। इतना परसेंट तो ब्याज हुआ, बताइए अमाउंट कितना होगा, तो 100 में से जोड़ देंगे 146.41, ये क्या हुआ अमाउंट। जबकि उसने कितना पैसा दिया है, देखिए तो 21,961 और दशमलव का कितना 5, इतना पैसा दिया है, जबकि हमारे अनुसार कितना दिया है 146 और दशमलव का 41। निकालना किसका वैल्यू है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे, गुना। अब देखिए दशमलव का जो कहानी है ना वो आपको खत्म करना पड़ेगा। दशमलव का खत्म करने के लिए 21,961 और क्या एक जीरो खत्म करेंगे तो इसका दशमलव खत्म होगा, कहेंगे हाँ सर खत्म हो जाएगा। आगे लेकिन नीचे वाला दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ से ऊपर में उठ के क्या कुछ जीरो जाएगा, 2 जीरो, यहाँ क्या कुछ जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो नहीं, 1 जीरो इसको दे के इसका दशमलव खत्म कर दिए। अब इधर 1 जीरो बचा है, 2 जीरो और जाएगा, मतलब 3 जीरो ऊपर में होगा, कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अब बताइए ये 3 जीरो अगर कटेगा भी तो नीचे किसी से, क्या इसको काटने का औकात है, क्यों, क्योंकि इसमें सम संख्या 2 है ही नहीं। जब नहीं है तो आंसर वही होगा जिसमें लास्ट में 3 जीरो, सभी में लास्ट में 3 जीरो है। अब यूनिट डिजिट से देखिए लास्ट में कितना है 1, और ये 100% इससे कटेगा, नहीं कटेगा तो इस तरह से आंसर भी ना आएगा, और 100% कटेगा, यानी 1 का कितना गुना करें कि 5 बन जाए, तो 1 पंचे 5, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए 5, ये 6 7 और 4 नहीं, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करें,
काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता है। जब एग्जाम टीसीएस बनाए तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाता है ना। एसआई सीआई से लड़का इसीलिए घबराता है क्योंकि इसका कैलकुलेशन ही बहुत हार्ड दे देता है ना। करने सब कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, सॉल्यूशन हर विद्यार्थी करेगा, बस ये करने के लिए कैलकुलेशन इतना हार्ड देगा कि इतना तक करके आदमी छोड़ देगा, पसीना छूट जाता है, छोड़ देता है, लेकिन आपको पूरा करना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये सब आसान क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन काफी इजी होता है, डायरेक्ट बना दें। कह रहा है ए अनुपात बी 5:6, बी अनुपात सी 6:7, तो कह रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये बताइए ए बी का अनुपात 5:6 है तो हमेशा 5 और 6 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो 11 यहाँ, 11 यहाँ, यहाँ नहीं काटिए, यहाँ नहीं काटिए। अब देखिए बी सी, बी और सी का अनुपात है 6:7, तो बी सी का योग कितना होगा 13, 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, काटिए। ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन बनाने का ऐसे तरीका नहीं है, तरीका बनाने का ये है सर ए बी का रेशियो यहाँ है, यहाँ बी सी का रेशियो है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी है। बी यहाँ कितना है 6 है और यहाँ भी कितना है 6, हाँ सर बराबरे है। इसका मतलब ए बराबर 5, बी बराबर 6, बी बराबर 6 तो सी बराबर 7। बस ए बी और सी का रेशियो पता चल गया, 5, 6 और 7 जोड़ दीजिए पकड़ के, 6, 5, 11। ए बी को जोड़ेंगे 11, बी सी को जोड़ेंगे 13 और सी ए को जोड़ेंगे तो 12। 11, 13, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या सी, अपने अनुसार देख लीजिए कौन सा है। क्या सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। आज बोर्ड वाला लाइट ठीक किए तो इधर लाइट नहीं आ रहा है ना। देखिए कल ही हमने आपको बताया था तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात निकालने का, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। चतुर्था अनुपात पूछ रहा है, चौथा अनुपात कुछ नहीं करना है, 4 गो लाइन खींच देना है, 4 गो लाइन, 5 गो नहीं, 4 गो, 4 गो लाइन खींचे। चौथा पूछ रहा है, चौथा के जगह 1 2 3, चौथा की जगह क्या मानना है, एक्स मानना है। और ज्यों का त्यों डाटा भर दिए, इसको 7 से, इसको 5 से और इसको 3 से, अनुपात लगाइए, समानुपात और अनुपात। यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं सर 7/5 बराबर 3/x, क्योंकि अनुपात मतलब बट्टे और समानुपात मतलब बराबर। गुना करेंगे तो ये 7x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/7। ये क्या निकला, ये चौथा अनुपात निकला। अब 2 डाटा दिया है और तीसरा अनुपात पूछ रहा है। हम हर बार बोलते हैं जब 2 डाटा दिया हो फिर भी लाइन 4 खींचना है, लेकिन बीच में जो 2 डाटा होता है वो मध्यानुपात का होता है। किसका होता है, मध्यानुपात का। अब देखिए कि कौन सा पूछ रहा है, तीसरा अनुपात, तो पहला मध्य और ये होता है तीसरा। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा के जगह अब एक्स नहीं मानेंगे, अब वाई मान लीजिए, ये वाई मान लेते हैं। और ज्यों का त्यों भर दी, इसको 7 से भरिए और 7 के बाद क्या है 13, तो ये 13 होगा, तो ये भी 13 होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब इसको बटिए, 7/13 बराबर 13/y, गुना करेंगे तो 7y बराबर 13 × 13। तो हम कह सकते हैं सर y बराबर 13 × 13 109/7। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी x अनुपात y, तो कह सकते हैं 15/7 अनुपात 109/7। 7 से 7 कट गया, अनुपात में आया 15/169, और इसका आंसर हुआ 15:169। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य, यदि एक वस्तुओं का मूल्य 35 है तो 9 वस्तुओं का बताइए। कोई नहीं, बहुत ही आसान है। कह रहा है 10 वस्तु का जो एवरेज है ना, एवरेज, वो 10 वस्तु का एवरेज कितना है 89 है। इसमें से एक वस्तु 35 है तो शेष वस्तु का एवरेज बताइए। ये बताइए 10 वस्तु का एवरेज ये है, तो टोटल बता सकते हैं 10 वस्तु का, कहेंगे हाँ सर 890। और एक वस्तु 35 है जिसको हटा दिया जा रहा है, तो इसमें से 35 घटा देते हैं, तो 9 गो वस्तु का योग कितना आएगा, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से और ये 8, सर 855। ये 9 वस्तु का क्या है, योग है। योग नहीं, हमको चाहिए औसत, तो 855 में किससे भागा लगाएंगे, 9 से। 9 नंबर का 81 और 9 बचे का 45, यानी 9 वस्तु का औसत कितना हो जाएगा 95। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये क्वेश्चन काफी साधारण था, इसीलिए इसको यहीं पे खत्म कर दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया, तो
प्रतिशत कमी बताइए। यानी एक आदमी 80 केजी का था, 64 केजी का हो गया। रेशियो में भी आप इसे निकालिएगा, क्योंकि प्रतिशत रेशियो में भी वही आता है। 8 से काटिएगा 10 बार में, 8 से काटिएगा 8 बार में, यानी 10 का 8 हो गया, 10 केजी से 8 केजी हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं सर, 100 केजी से कितना हो गया, 80 केजी हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, या नहीं कहने का मन है तो मत कहिए, सीधा बोलिए 80 केजी से कितना हो गया, 64 केजी हो गया ना। तो कितना वजन घट गया, कहेंगे 16 केजी घट गया। किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, ये प्रतिशत में निकाल दीजिए। 16 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% इसका होगा डिक्रीज। कितना परसेंट घट जाएगा, 20%, यानी 20% उसका भार क्या हुआ, घट गया, कम हो गया। समझ रहे हैं ना, 20% भार कम हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन रहता है ये सब। टाइम एंड वर्क ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। कह रहा है ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में, यानी ए करने जाए तो 10 दिन का समय, बी करने जाए तो 15 दिन का समय। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर कार्य छोड़ देता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में। काफी आसान क्वेश्चन है। टोटल वर्क निकाल लीजिए, एलसीएम कितना है, 30, एफिशिएंसी 3 और इसका 2। कह रहा है बी ने 3 दिन कार्य करके छोड़ दिया, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, 3 दिन में कितना करा होगा, 6 कार्य। ये 30 में से 6 कार्य छोड़ दिया, तो कितना कार्य बच गया, 24। और इसी कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए अपना कितना के एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से, यानी इसके कितना समय लगना है, 8 दिन का समय लगना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चा किया होगा इसको। बात ये है ना, ये सब क्वेश्चन करने से ये हर एक बच्चा क्या करेगा। आप गलती करेंगे तो इसमें आप निगेटिव में चल जाएंगे, ये हर एक बच्चा सॉल्यूशन करेगा। शाबाशी किसमें है, जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, एसआईसीआई का क्वेश्चन था, वो कीजिए, वो आपको मेरिट तक पहुंचा देगा। आइए, बोले थे टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन और आ ही गया। सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में, सोनल को एस मानते हैं, एस और प्लस का अर्जुन को ए मानते हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में, 57 डेज यानी 57 दिन में पूरा करते हैं। जबकि कह रहा है अर्जुन और रोहन 38 दिन में, यानी अर्जुन को ए और रोहन को आर, ये दोनों मिलकर कितने दिन में, 38 डेज में। आगे फिर बोला जा रहा है रोहन और सोनल 38 दिन में, यानी रोहन को आर बोलते हैं, सोनल को एस बोलते हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में, 38 दिन में पूरा करते हैं। तो कहा जा रहा है सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, जब तीनों आदमी मिल जाएगा तब। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कैसे, इसका एलसीएम। तो 57, 38, 38 का एलसीएम होगा 19 गुना 3 होता है 57। कहेंगे हाँ सर, 38 में 19 है लेकिन 2 नहीं, अगर 2 दे देंगे तो 38 का भी काम हो जाएगा। यही एलसीएम हुआ। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, 19 दिया 57, इसका एफिशिएंसी आएगा 2। 38 है तो 19 दूनी 38, इसका एफिशिएंसी आएगा 3, और इसका भी आएगा 3। ये 2 केवल एस का नहीं है, एस और ए का है। ये 3 किसका है, ए और आर का है, और ये 3 किसका है, आर और एस का है। यानी कह सकते सर एस प्लस ए बराबर 2, ए प्लस आर बराबर 3, और आर प्लस एस बराबर कितना, 3। समझ रहे हैं ना। हमें इस काम को, यानी 19 गुना 3 गुना 2, इस काम को किससे करवाना है, एस, ए और आर से करवाना है। एस मतलब सोनल, अर्जुन और रोहन से करवाना है। तो यहाँ एफिशिएंसी से भी भागा देना पड़ेगा, एस, आर और ए का। यहाँ एस ए है, ए आर है और आर एस है, सभी को जोड़ दीजिएगा तो एस एस जुटेगा 2s, ए जुटेगा 2a, आर आर जुटेगा 2r, 2 कॉमन ले लीजिएगा, एस प्लस आर प्लस ए, और बराबर का इधर जोड़िएगा, 3 3 6 2 8, यानी कह सकते हैं 3 3 6 2 8, यानी एस प्लस आर प्लस ए बराबर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी इसका एफिशिएंसी तीनों का कितना आया, 4 आया। 4 से भागा दे दीजिए, 2 से काटिए 2 बार में, यानी 19 दिया 57 बट्टे का 2, 57 बट्टे 2 यानी 28 दशमलव कितना होगा, 5। 28.5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। समझ में आ गया ना। ये एक टाइप है, टाइम एंड वर्क का एक टाइप है, जब 2 आदमी साथ मिलके करे तो ऐसा बनता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या कितना है, 16, प्रश्न संख्या 16। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, हालांकि ये सब आप लोग पढ़े होंगे, जब भी कोई रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो वो ना केवल अपनी लंबाई बल्कि पुल की भी लंबाई को पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, पुल की लंबाई को x मानते हैं, यानी दूरी यही हो गया, ये दूरी है
चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से गुना किए मीटर पर सेकंड बन गया। क्यों? क्योंकि समय ये सेकंड में है, ये मीटर में है, इसीलिए। अब ये स्पीड गुना क्या होता है? टाइम। हमारा आ जाएगा आंसर 120 और प्लस का x बराबर का 6 पंचे 30 यानी 300, तो x बराबर 180। ये क्या फॉर्मूला लगाया? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। टाइम सेकंड में हो तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ता है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 से गुना करते ही मीटर पर सेकंड बन गया ना। इस प्रकार इसे आप देख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। अरे वाह, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो दिखाई देता ही होगा, है ना। एक बस स्टेशन P से Q तक 70 की चाल से और Q से P तक फिर 90 की चाल से आता है। पूरी यात्रा में औसत, कल भी फॉर्मूला बताए थे, जब दो गो स्पीड दिया रहे तो आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए 2 × XY/x प्लस वाई। यहाँ से आइए, दो औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है, हालांकि एवरेज स्पीड का रियल फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 2 × जाने में कितना के चाल से? 70 के चाल से। आने में कितना के चाल से? 90 के चाल से। टोटल बताइए 160। इसको काटिए 0 से 0 बार में, कहेंगे हाँ सर। 2 से काटेंगे 8 बार में, और 8 ये 35 बार में इसको काटते हैं, और इसको काटते हैं क्या बार में? 4। 35 गुना 9 315, 35 नमा होता है 315, और इसको भागा लगाना है किससे? 4 से। 4 से जब लगाएंगे 7 बार में 28 हुआ। हाँ आंसर तो 7 में जाके अटकेगा, ये 8 आने का कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7 चौक 28, शेषफल बचा 3, 3 और 2 32, और 4 को लगाएंगे, 3 और 5 35, 4 को लगाएंगे तो 8 बार में 32 यानी 78 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा आपको देखना नहीं है, 75 नहीं आएगा, 78 आएगा, इसीलिए 78 पे फोकस किए। कह रहे पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है, आगे से ख्याल रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तो चलना शुरू करता है। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेगी? ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना वास्तविक में लगता होगा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेस का क्वेश्चन नहीं है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का कल हम क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि ये वृत्ताकार रहेगा, ए 40 सेकंड में पूरा करता है, बी 20 सेकंड में पूरा करता है, सी 30 सेकंड में पूरा करता है। पुनः वो कब एक दूसरे से मिलेगा तो उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं ना। तो यहाँ ऐसा ना कि 10 और 16 का एलसीएम लेना, ये स्पीड है, समय का समय रहता है तब उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये बताइए 400 मीटर का दूरी है, 400 मीटर का ये दूरी है, यानी ये दूरी है, डिस्टेंस है। 400 मीटर का क्या ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक आदमी 10 मीटर में, 10 मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से इसका टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि कितना समय ले रहा है, तुरंत निकाल दीजिएगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। दूसरा आदमी भी 400 मीटर का दूरी है, 400 मीटर का दूरी है, और ये कितना के चाल से? 16 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो यहाँ से इसका टाइम भी आप निकाल लीजिएगा आसानी से। क्या करेंगे? 400/16, तो 16 दूनी का 32 और 16 पंचे का 80, यानी कितना आएगा? 25 सेकंड। ये क्वेश्चन अब बन गया एलसीएम एचसीएफ का। एक व्यक्ति 40 सेकंड में और एक व्यक्ति 25 सेकंड में उसे पूरा करता है, तो बताइए कब एक दूसरे से मिलेगा? तो कब मिलेगा इन दोनों का एलसीएम? 40 और 25 का आप लेंगे एलसीएम, 40 और 25 का एलसीएम, 25 अठी 200, यानी 200 सेकंड के बाद वे फिर एक दूसरे से उसी बिंदु पे क्या होंगे? मिल जाएंगे 200 सेकंड। लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ी ये करता है, 10 और 16 का एलसीएम लड़का लेने लगता है। 10 और 16 का एलसीएम लेने से क्या होगा? ये तो स्पीड है ना, आपको लेना चाहिए टाइम का एलसीएम लेना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो क्वेश्चन मेंसुरेशन का सबसे लास्ट में देते हैं ना, ताकि बच्चा भाग ना जाए डर से। मेंसुरेशन का फॉर्मूला देखते ही आदमी डरने लगता है। अरे डरना क्यों, फॉर्मूला याद कीजिए, काम हो जाएगा। ज्यादातर बेलन शंकु से ही पूछे जाते हैं ना। एक बेलना का टैंक की क्षमता, क्षमता मतलब होता है वॉल्यूम, यानी ये एक बेलन है और इस बेलन का वॉल्यूम यानी इसमें जितना भी पानी हटेगा
या कोई द्रव हटेगा वो दे दिया है 5632 है। कह रहा है इसके आधार का व्यास 16, आधार का व्यास 16, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है इसकी गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब क्या पूछा जा रहा है ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच, और इसी का वैल्यू दे दिया है 563 और 2। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, त्रिज्या रख दीजिए, त्रिज्या क्या है 8, तो 8 गुना का 8, ऊंचाई कितना है भाई पता नहीं है, एच मान लेते हैं, और 5632। देखिए ये कीजिए, या एक और तरीका है, क्योंकि ये 7, अरे इसका सॉल्यूशन इतना होना चाहिए, इसका मतलब ये 7 कटा होगा ना, 22 से कटा ना 8 से कटा ना 8 से कटा, तो ये कटा किससे होगा एच से कटा होगा, यानी एच होना चाहिए 7 का मल्टीपल, जो कि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी पे। या तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, तो पहले 8 से इसको काटिए, 8 से काटेंगे 8 सत्ती का 56, 0 8 चौक 32, हाँ सर 8 से तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 8 से इसको काट दीजिए, 8 सत्ती का 56 और ये बचा 4, अब ना कटेगा ना, कोई बात नहीं है, कटेगा ना, 8 सॉरी सॉरी 8 8 64 और फिर 8 8 का 64, यानी 88 बार में कटेगा, और 22 से कटेगा डायरेक्ट क्या बार में 4 बार में। तो कहेंगे सर एच बराबर 7 चौके 28, एच बराबर 28, या इसे भी देख सकते थे कि एच में 7 का मल्टीपल होना चाहिए ताकि इसका 7 कटने के लिए कोई ना कोई आए, है ना। आगे बढ़ते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किया जाए। अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये देखिए एक प्रकार का ये घन है ना, घन है या घनाभ है, घनाभ है। कोई कमरा है जिसका लंबाई है 10, जिसका लंबाई कितना है 10, ये एक कमरा है जिसका लंबाई है 10, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई कितना है 5 है। ये इस प्रकार से, और कह रहा है इसमें एक लंबी छड़ रखी जाए, छड़ रखने का अर्थ है ई कोना से कहाँ तक, ई कोना तक रखने वाला चीज को ही छड़ कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √(L²+ B² प्लस का H²। L² मतलब कितना का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस B² मतलब 10 का स्क्वायर, और प्लस H² मतलब 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, प्लस फिर 100 और प्लस का फिर कितना होगा 25, 100 100 200 और 25 225, यानी आंसर हो जाएगा 15। इस प्रकार से इसका जवाब हुआ ए। अब आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, देखिए कल से या परसों से बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, पिनेकल का बुक भी चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। पिनेकल का बुक जो है ना, जो एसएससी के लिए बना है, रेलवे वाला नहीं, एसएससी वाला। और एसएससी में पिनेकल में जो भी दिया है वो 4 ही एग्जाम का दिया है, केवल एक सीजीएल का दिया है, और एक सीएचएसएल का दिया है, फिर एमटीएस का दिया है, और सीपीयू का दिया है, एक सिलेक्शन पोस्ट का अभी जोड़ा है ये लेटेस्ट वाला में, एक सिलेक्शन फेज का दिया है। बाकी जीडी का क्वेश्चन उसमें नहीं रहता है। जीडी का क्वेश्चन अगर दे देगा प्रीवियस ईयर तो बुक ज्यादा मोटा हो जाएगा ना, जीडी में ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, इसी वजह से। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही रहता है सिलेक्शन फेज से लेकर सीजीएल तक। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चैप्टर रखेंगे रेशियो, क्या रखेंगे रेशियो, और कम कम ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि स्पीड में आए 50-60 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व किए और दूसरा दिन से सो गए, वैसा काम नहीं करेंगे, डेली करेंगे ताकि हर एक विद्यार्थी को फायदा हो, जो चैप्टर वाइज पढ़ लिया हो वहां से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस चीज पे आप जरा सा फोकस करेंगे, अगर कल से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो परसों से। टाइम क्या रहेगा, इसका टाइम हल्का सा आधा घंटा पहले बढ़ा देंगे, 6:30 से 7:30 कर देंगे, और उसका टाइम 7:30 नहीं 8 से 9 कर देंगे, ठीक है। आधा घंटा का गैप भी मिल जाएगा, लेकिन लाइव ही रहेगा। थोड़ा लाइट का दिक्कत होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लाइट का थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी बोर्ड सही दिख रहा है ना, बस इतना ही मतलब रखिए, बोर्ड सही दिखना चाहिए। तो कल से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल या परसों से, ज्यादातर चांस है कल से ही, पिनेकल का चैप्टर वाइज, और सबसे पहला चैप्टर रहेगा रेशियो। तो क्या करेंगे, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे उसका पहले आप लोग ये रिवाइज कर लीजिएगा, जहां भी पढ़े होंगे ना उस कॉपी को क्या करना है रिवाइज करना है, ताकि क्वेश्चन ज्यादा समझ में आए, क्योंकि वहाँ थ्योरी नहीं बताएंगे हम, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रेशियो से, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसी बात के साथ यहीं पे कहानी समाप्त करते हैं, और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो फिर वही बात है, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है, डिस्कशन में इसका डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें इसका लिंक डाला हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर कल आपके अपने समय पे।